बाजार बोलता है, इसमें एक बार देख लेते हैं एफआईज का डेटा। तो कल एफआईज इतने खराब सेंटीमेंट में भी बाय कर ले गए हैं और बाय किया उन्होंने 2008 करोड़ रुपए की, और डीआईज ने कल भले ही 596 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, लेकिन एफआईज की तरफ से बाइंग, ये एक इस इंडियन स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाता है। बहुत गजब, मतलब इससे बेहतरीन डेटा नहीं हो सकता आज के डे का, कि कल के सेंटीमेंट में, जहां पर कि परसों से ही आपको पता चल गया था कि लड़ाई शुरू हो गई है। कल पाकिस्तान ने अटैक, परसों रात पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, फिर कल सुबह इंडिया ने रिटेलिएशन किया, लाहौर वगैरह में वहाँ पर आई खबरें की वहाँ पर अटैक्स हुए हैं। उसके बावजूद भी कराची स्टॉक एक्सचेंज कल 7-7.5% नीचे डाउन सर्किट लग के बंद हो गया, वहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो गई। उसके बाद एफआईज इंडिया में बाय करने, हैंड्स ऑफ। सर, ये जो डेटा है, प्रशांत सर, क्या ये डेटा आज भी, क्योंकि आज का डेटा सर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रशांत सर, दो सवाल जो मेरे मन में आ रहे हैं, एक कि क्या एफआईज आज भी बाय करके ले जाएंगे, दूसरा कि ये प्राइस लेवल जो आज हमें दिख रहे हैं शुक्रवार को, ये प्राइस लेवल हमें सोमवार को भी दिखेंगे या नहीं। उसके पीछे का बस मैं दो तथ्य बता देता हूं। एक कि अगर लड़ाई वीकेंड में शांत हो गई तो मंडे को ये लेवल नहीं मिलेंगे, और अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो भी ये लेवल नहीं मिलेंगे। अब बताइए सर, क्या करें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो था एफआईएस का, आज भी बाइंग फिगर आएगा नहीं आएगा? आई थिंक 90% पॉसिबिलिटी है कि वो बाइंग फिगर ही रहेगा। क्वांटम बोल नहीं पाएंगे, 500 रहेगा, 1000 रहेगा, 2000 करोड़ रहेगा। रीजन मैं ये बताता हूँ, लास्ट 14-15 डेज से कंटिन्यूअसली एफआईएस का बाइंग फिगर आ रहा है। डिस्पाइट इवन दे ऑल्सो नो कि इंडिया में जो रिसेंटली जो इंडो पाकिस्तान वॉर का जो आग लगी थी, वो एक बड़ा वॉर की तरफ जा रहा है, ये उनको पता भी था। द वर्ल्ड वाज टॉकिंग, और इंडियन गवर्नमेंट उसको बहुत सारे मीटिंग्स लेके उसको इशारा भी कर रहा था कि हम लोग कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट सिंदूर जो किया था वो उसके ऊपर। तो डिस्पाइट नोइंग दैट एफआईएस अगर आ रहे हैं, मतलब आगे जाके मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर देयर इज ए बिग न्यूज विच कैन हेल्प इंडियन मार्केट। एक मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि जो यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है, विच इज ऑन द फाइनल स्टेज, विच वी हैव ऑलरेडी ऑफर्ड लॉट ऑफ नो बेनिफिशियरी जीरो टैक्स रेट्स फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑटो के लिए, फार्मा के लिए, जो मार्केट में न्यूज आ रहे थे। तो आई थिंक एफआईएस आर अज्यूमिंग कि वो अगर रियल ट्रेड और रियल ट्रेड एग्रीमेंट में अगर हो गया, तो इंडिया विल बी इन द वेरी preferred zone for big business for from US and India. सेकेंड, जो 3-4 दिन पहले यूके और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसमें भी मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ वेटेज वुड बी ऑन इंडिया अगेन बिकॉज ऑफ द बिजनेस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो एफआईएस आर अज्यूमिंग दैट एज ए बिग अपॉर्चुनिटी, और उनका अजम्पशन है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर का अभी तक जो 1970 के बाद जब भी ये कुछ एस्केलेशन हुए हैं, वो 8-10 दिन के ऊपर गया नहीं है। दिस इज द assumption of एवरी इन्वेस्टर्स इन एज ऑफ नाउ। अगर 10 दिन 12 दिन के ऊपर एस्केलेट होता है, तो आई थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ नो मोर प्रेशर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स और द मार्केट रिटर्न। तब तक मुझे लगता है कि ये सब सेटल होना चाहिए। वीकेंड है तो एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि वीकेंड में कहीं ना कहीं कुछ सेटल हो जाए। सेकंड क्वेश्चन वाज, प्राइस आज जो दिखेगा वो नेक्स्ट वीक दिखेगा नहीं। इट डिपेंड्स एवरीथिंग ऑन दी हेडलाइंस। अभी जो शायद हम लोग 11 o'clock के आसपास शायद ज्यादा प्रेस रिलीज आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कल रात को क्या क्या हुआ, क्या क्या किया है, तो वेरी क्लियरली उसके वीडियोस हो, उसके पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा, तो उसके ऊपर कितना भारी है इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर, तो वो एक नजरा मार्केट भी लेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी नेक्स्ट वीक भी रहेगी, until and unless it's a clear sign of calling off this war from the Pakistan and requesting India to stop these activities. तो आई थिंक तब तक ये एक्टिविटी चलते रहेगा। प्राइजेस ऑब्वियसली कुछ चीजें दिखेंगी, कुछ चीजें नहीं दिखेंगी, बट मुझे लगता है कि लास्ट कैप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से आज टाटा मोटर्स, एल&टी, टाइटन, ये सब चीजें एक्शन में आ रही है, तो दोज आर द स्टॉक व्हिच यू शुड फोकस मोर ऑन। बिल्कुल। तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है और इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग है, यही चीज़ें दोनों को बचा रही हैं इस समय। डिफेंस में हमने उनके अटैक्स को काफ़ी हद तक नलीफाई किया, उनको ख़त्म कर दिया, और इकोनॉमिक सिस्टम में आज ठीक है 800 पॉइंट गिरा हुआ है सेंसेक्स, लेकिन अगर आप स्क्रीन देखोगे ना, तो ये वॉर वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको। वॉर वाली स्क्रीन बड़ी खतरनाक हो सकती थी। शायद कल रात जितना लोग सोच रहे थे कि वॉर वाली स्क्रीन होगी, ख़राब होगी, काफ़ी ख़राब होगा, कल तो बड़ा बुरा हाल होगा, ये स्क्रीन नहीं है सर। आप आराम से बाय सेल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, लिक्विडिटी है शेयरों में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यही इंडियन मार्केट की स्ट्रेंथ भी है। लेकिन एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल।
वैसे तो आज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल इंडिसेस हमारे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स में करीब 0.5% की तेजी देखने के लिए मिली, निकाई में करीब 1.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। शंघाई हैंसेंग और कोस्पी ये फ्लैट हैं विद नेगेटिव बायस्ड। और एक बार देख लेते हैं कौन से शेयर्स हैं आज जो गेनर्स की लिस्ट में आ रहे हैं, क्योंकि आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइडिया फोर्ज, BDL, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजीज और KPR मिल। देखिए 3 से 4 शेयर तो ये वही हैं जो डिफेंस से जुड़े हुए ताल्लुक़ रखते हैं। और KPR मिल, देखिए टेक्सटाइल शेयरों में ख़रीदारी चल रही है, ये हम लगातार 2 दिन से बता रहे हैं। कारण उसका सिंपल है कि टेक्सटाइल शेयरों में ख़रीदारी का सिंपल रीज़न कि जो UK के साथ हमने ट्रेड डील साइन की, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी टेक्सटाइल कंपनियां हैं। उनका जो एक्सपोर्ट है अभी करीब $1 बिलियन का है UK में, जो कि बढ़कर आने वाले 4-5 साल में $2 बिलियन का हो जाएगा। तो डबल हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से सारे जो टेक्सटाइल शेयर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। सर कैसे देख रहे हैं टेक्सटाइल कंपनीज को प्रशांत सर इस समय पर? देखिए 2 चीज़ें हैं टेक्सटाइल कंपनियों को, एक कि इतने बढ़े हुए रेट्स पर लिया जाए, क्योंकि देखिए लाइफ टर्न अराउंड वाली तो इनके साथ भी सिचुएशन है कि इतना बड़ा रीजन इनको मिल रहा है कि इनका एक्सपोर्ट डबल हो जाए। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि सर जितनी भी टेक्सटाइल कंपनियां हैं ज़्यादातर वो राजस्थान या गुजरात वाले एरियाज़ में हैं, और वहीं पर लड़ाई भी चल रही है, मतलब बॉर्डर एरिया है। अब अगर कुछ लड़ाई का एस्केलेशन होता है तो क्या अभी खरीदना ठीक रहेगा इन कंपनियों को, या लड़ाई खत्म होने दें फिर खरीदें? थोड़ा मोमेंटम खत्म होने दो। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इमीडिएट टेक्सटाइल सेक्टर में इतना अग्रेसिवली मोमेंटम आया हुआ है, द रीजन विच ऑलरेडी मेंशनड इट, मुझे लगता है कि एक क्वार्टर देखना चाहिए अपने को, Q1 क्वार्टर तक कैसे परफॉर्मेंस आता है। एंड अगर ये जो मोमेंटम सडनली 15-20% जो मोमेंटम 3-4 दिन में हो चुका है, लेट इट सेटल। मैं अग्रेसिवली उसको यहाँ पे बाई नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज इवन एग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक्स भी आना चाहिए। और जिस तरीके से राजस्थान और गुजरात बोल रहे हो, इवन साउथ इंडिया में बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज हैं, तो वहां पे भी शायद फोकस करना चाहिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट है, राजेश एक्सपोर्ट है, तो आई थिंक वहां पे भी फोकस करना चाहिए, जहाँ पे अच्छे टेक्सटाइल कंपनीज आ सकते हैं। एडवांटेज एक ही चीज है, जहाँ पे जो ट्रेड डील हुआ है, नाउ वी आर इन दी बेटर पोजीशन व्हेन वी कंपेयर विथ वियतनाम और बांग्लादेश। देखो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शायद तीनों तीनों कंट्रीज अच्छे थे, बट अभी टाइम बिंग प्राइसिंग के जो कंसर्न है, शायद इंडिया विल बी वेरी preferred customer for the US market or else for the UK market for export opportunities। मुझे लगता है कि वो सब फोकस करके एक क्वार्टर तो मुझे वेट एंड वॉच करना चाहिए, ऑर्डर बुक्स आना चाहिए, बिकॉज जब भी ये डील होता है उसको एटलीस्ट 60 to 90 डेज होता है वो एग्जीक्यूशन में आके रियल टर्म्स में ऑर्डर आने के लिए, तो तब तक शायद प्राइसेस सेटल भी हो जाए। कुछ एक रिजल्ट्स भी देख लेते हैं सर। वैसे तो आज नॉन इवेंट मार्केट है, लेकिन बायोकॉन के रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। रेवेन्यू 13% बढ़ा और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 155% बढ़कर आया। लेकिन देखिए ख़राब डे जब किसी का होता है तो वो ये होता है कि आपके रिजल्ट आए और रिजल्ट वाले डे पे आपका जो एक पूरा फॉर्च्यून है वो चेंज हो चुका है मार्केट का, और शेयर 1.5% नीचे भी है इस समय। प्रशांत सर अगर चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं तो क्या बायोकॉन इस तरह का है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद इसको बाय किया जाए या इस पर पॉजिटिव सोच रखी जाए? आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे लेने के लिए। आज टुडे वाज अ बैड डे फॉर एवरी स्टॉक, तो उतना भी कुछ खास गिरा नहीं, 1-2% ही गिरा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हो, इन टर्म्स ऑफ प्राइस अपॉर्चुनिटी हो, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। 320 के आसपास अगर स्टॉक कोई भी रीजन से मिले आज और कल में, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है बायोकॉन को फिर से लेने के लिए अगले एक क्वार्टर के नंबर्स तक। ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे रहे एक्चुअली, इट्स अबव स्ट्रीट एस्टिमेटेड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एज वेल एज द बॉटम लाइन। टारगेट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 360-380 मेरे लिए एटलीस्ट एक क्वार्टर के आसपास, बट ये लेवल पे नहीं, बट आओ थोड़ा सा शायद नीचे आएगा 315-320 के आसपास। ठीक है प्रशांत सर, आज ज्वेलरी शेयर भी चले हुए हैं, उसके जो एक लीडिंग ज्वेलरी कंपनी है उसके रिजल्ट्स भी आए कल्याण ज्वेलर के, जहां पर कि हमने देखा कि रेवेन्यू में 36% का जंप और प्रॉफिट में भी लगभग 36% का ही जंप देखने के लिए मिला है। ऐसे में कल्याण ज्वेलर आज ऐसे मार्केट में भी ग्रीन में खड़ा हुआ है और टाइटन को भी ग्रीन में ले आया है। टाइटन भी 3% से ज़्यादा ऊपर है। सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी कंपनीज के लिए 2 चीज़ें हैं। एक कि जब ऐसे समय में डिमांड बढ़ती है तो लोग जाकर फिजिकल गोल्ड लेते हैं। लोग ETF वाले गोल्ड में शायद जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कल को इंटरनेट बंद हो गया, एक्सचेंज
कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो गया तो कहाँ से ETF बेच लेंगे। तो ऐसे में ज्वेलरी कंपनीज में बाय आना स्वाभाविक है। ये रिजल्ट्स वाली बाइंग है या ये वो वाली बाइंग है जो कि लोग ज्वेलरी को या गोल्ड खरीदने के चक्कर में, कि पैनिक जो गोल्ड बाय होता है उसको खरीदने के चक्कर में इन कंपनियों को खरीद रहे हैं? देखो एक्चुअली कल्याण ज्वेलर्स Q2 और Q3 में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, और Q4 के नंबर्स थोड़े से स्ट्रीट से बेटर आ चुके हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई द स्टॉक इज ट्रेडिंग मोमेंटमली अप। बट मुझे लगता नहीं है कि मतलब जिस तरीके से Q4 में परफॉर्मेंस आया, Q1 और Q2 आगे जाके भी आना चाहिए। बट अपॉर्चुनिटी वाइज मुझे लगता है कि यस, गोल्ड एज ए बिजनेस लोग बहुत खरीदना चाहते हैं। जैसे आपने बताया फिजिकल गोल्ड, ऑब्वियसली मैंने 3-4 दिन से जब भी मैं कहीं से गुजरता था तो मैं शॉप देखता था बहुत सारे शोरूम्स में, गोल्ड शोरूम्स में लोग भर भर के यहाँ पे खड़े हैं। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो ना सेल्स हो रहा है वहाँ पे। तो आई थिंक गोल्ड एज ए बिजनेस आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत लोग खरीद रहे हैं। डिस्पाइट 90,000 95,000 या 1 लाख रुपया पर 10 ग्राम हो, तभी भी शायद लगता है कि पोर्टफोलियो में गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट शायद लास्ट 2-3 साल से मिस हो गया था सबके पोर्टफोलियो में। हम लोग तो मतलब SGP गोल्ड बॉन्ड पे ही फोकस कर रहे हैं ज्यादातर वहाँ पे, क्योंकि वोलेटिलिटी हो या इंटरेस्ट रेट जो उसमें मिलता है वो बेनिफिशियल रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। फिजिकल गोल्ड, बिस्किट्स और कॉइन्स हो, वी रेकमेंड टू बाय इन्वेस्टर्स। बट अगेन ज्वेलरीज हो जहाँ पे डिजाइन बेस्ड हैं और वो सब शायद मुझे लगता है कि वो और लोग अवॉइड करना चाहिए। बट ओवरऑल वैल्यूएशन टर्म्स में भी मुझे कल्याण ज्वेलर्स अभी करंटली अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक द स्टॉक कैन डू बेटर फ्रॉम द करंट लेवल्स आल्सो। और 540 तक मुझे लगता है बेस्ट के सिनेरियो में टारगेट हो सकता है। ठीक है सर, इस समय जो एक और थॉट आ रहा है दिमाग में, वो ये है कि इस समय जो मार्केट खड़ा है क्या वो 3:30 बजे के आसपास होगा, या जो लास्ट के कल 2 घंटे में हुआ, डेढ़ घंटे में 2 बजे के बाद ऐसी पैनिक सेलिंग तो नहीं आएगी? वेरी डिफिकल्ट टू से। निफ्टी एट ए लेवल ऑफ मेकिंग और ब्रेकिंग, मतलब मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। अगर अभी जो लेवल्स हैं, मतलब जो 23,986 ये लेवल या 24,000 एवरेज में, मुझे लगता है कि ये लेवल पे अगर सेकंड हाफ तक टिके रहेंगे तो मुझे लगता है कि वी विल बी सेटलिंग 250-300 पॉइंट्स के आसपास ही। बट इफ इट क्लोजेस और गोज बिलो 900, 23,900, मुझे लगता है कि वहां से फिर 23,800 तक भी जाने की कोशिश करेगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो में 400 पॉइंट्स एंड बेस्ट के सिनेरियो में 250-300 पॉइंट्स में क्लोजिंग आ सकता है। ठीक है सर, 2 काउंटर जो कि कल भी स्ट्रांग थे, जबकि हमने पैनिक सेलिंग देखी थी मार्केट में, और पिछले कुछ सत्रों से जबकि बॉर्डर टेंशन चल रही है और इनके शेयरों में स्ट्रेंथ है, लेकिन इनके जो कारोबार हैं वो बॉर्डर पर ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल बाजार का सबसे बड़ा दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जामनगर रिफाइनरी गुजरात में, गुजरात वाला जो एरिया थोड़ा सा बॉर्डर एरिया कहलाता है, हालांकि एग्जैक्टली जामनगर बिल्कुल वहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह का रिटेलिएशन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, चंडीगढ़ तक भी उनका रिटेलिएशन की बात सुनी है। तो ऐसे में जामनगर हो गया, या AU बैंक फॉर एग्जांपल जयपुर और राजस्थान से जुड़ा हुआ ये शेयर है। ये दोनों काउंटर में देख रहा था क्योंकि मेरी स्क्रीन पर लगे हुए हैं। तो ऐसे शेयरों में स्ट्रेंथ है, क्यों है, और क्या ये बनी रहेगी? कोई दिक्कत तो नहीं है बॉर्डर एरिया में रहने की वजह से? आई डोंट थिंक, मतलब मोमेंटम वाइज थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है अगर बाय मिस्टेक भी ये अगर एस्केलेट होता है और वहां पे जामनगर प्लांट पे कहीं ना कहीं अगर अटैक होता है, तो दैट विल ऑब्वियसली डिस्टर्ब द बिजनेस एज वेल एज कंट्रीज इकोनॉमी, बिकॉज इट्स ए बिगेस्ट कंपनी इन द इंडेक्स राइट नाउ। बट AU बैंक हो, उसके ज्यादा मुझे लगता नहीं ज्यादा इफेक्ट आएगा। सेंटिमेंटल मोमेंटम इंपैक्ट जो आजकल देख रहे हैं वो ऑब्वियसली सब शेयरों में आ रही है। जो कंपनी राजस्थान में है भी नहीं है वो कंपनी भी आज नीचे है। तो दैट इज ऑलवेज अबाउट कॉल्ड एज मोमेंटम और रिस्क कंसर्न के हिसाब से वो डाउन आ रहा है। ओवरऑल रिलायंस ऑब्वियसली रिस्क में है, और जिस तरीके से अजम्पशन ले रहे हैं कि वहाँ पे कुछ, तो वो प्लांट को इफेक्ट हो सकता है, इसलिए स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ रहा है। बट नथिंग टू वरी, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिग टू हैपन इन दीज एरियाज। ठीक है सर, कोई ऐसी कंपनियां आपके दिमाग में आ रही हैं जो कि शॉर्ट कर सकते हैं इन लेवल्स पर, कि ठीक है आप अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए, कोई इंडेक्स शॉर्ट कर लो, हेज करना है? हेज के लिए क्या करें इस समय? जिसका किसी का पोर्टफोलियो मान लीजिए 10 लाख का, किसी का 20 लाख का, किसी का फॉर एग्जांपल 5 लाख 2 लाख, किसी कितना भी है, अगर उसको कुछ हेज करना हो आज खड़े होकर, क्योंकि उसको नहीं पता है कि वीकेंड में क्या होने वाला है, तो वो क्या करेगा? आज कैसे हेज करे? I think going short on Nifty is the only option for him. बाकी
कोई सेक्टर फोकस तो नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज पॉजिटिविटी तो है ही है, डिफेंस हो, रेलवेज हो, या बैंक थोड़ा कर सकते हैं, मगर पीएसयू बैंक्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने का तो वहां पे कर सकते हैं। बट ओवरऑल निफ्टी, अगर पोर्टफोलियो को हेज करना है तो गोइंग शॉर्ट ऑन निफ्टी वुड बी बेस्ट स्ट्रेटेजी। सब पीएसयू बैंक क्यों और कौन सा? आई थिंक स्मॉल बैंक्स बहुत सारे जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी बैंक हो, और अनदर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, मुझे लगता है कि ये तीन चार स्टॉक्स अभी मुझे ट्रेंड वाइज बहुत नेगेटिव लगते हैं। रिजल्ट भी कुछ खास नहीं थे। पहला जो पीएसयू बड़ा बैंक एसबीआई, उनका रिजल्ट आने के बाद भी एसबीआई ने परफॉर्म किया नहीं, बट टाइम बीइंग एज ए लार्ज कैप इट इज ए डिफेंसिव प्ले फॉर मी। बट बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक और महाराष्ट्र बैंक, ये तीनों में मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर बाकी रहेगा, बिकॉज नंबर्स तो खराब थे और विजिबिलिटी भी खराब है टाइम बीइंग। आज ये तीनों ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मतलब पीएनबी इस समय 4.5% डाउन है। बैंक ऑफ बड़ौदा सर करीब 4.5% अप है। और एसबीआई टॉप गेनर्स की लिस्ट में मैं देख रहा था, यस ये भी 0.5% ऊपर है। सर मतलब सही लेवल मिल रहे हैं ये शॉर्ट करने के लिए। Yes, not SBI, but Bank of Baroda हो, PNB हो, we can go short on that. हाँ क्योंकि फ्यूचर उन्हीं के हैं सर, फ्यूचर ऑप्शन उन्हीं के हैं। ठीक है। Right. सर कोई लेवल बता दीजिए अगर टेक्निकली समझा सकें इन दोनों में तो। बैंक ऑफ बड़ौदा में, see, बैंक ऑफ बड़ौदा में स्टॉप लॉस इज 226 and the target can be anywhere between 205 to 210। ठीक है। और PNB में I think stop loss should be anywhere between 95 and the target should be anywhere between 86 and 85। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो सेम है इन PNB बैंक में। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड पीएनबी में सेम है और बैंक ऑफ बड़ौदा में 226 के स्टॉप लॉस के साथ 210 और 202 या 204 की रेंज में आप अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं। ये फ़िलहाल है जय। अदरवाइज़ आपको अगर कुछ पकड़ना है तो निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। 24,000 के लेवल पर है। अभी के जो रीसेंट हाई थे उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। सर कोई पुट ले सकते हैं जो छोटे निवेशक हैं, भाई जिनका पोर्टफोलियो 1-2 लाख का है, अगर वो निफ्टी की फ्यूचर शॉर्ट करने जाएंगे तो आज की डेट में निफ्टी का लॉट साइज़ 75 है, तो बड़ा एक उनका ओवर हेज्ड हो जाएगा। और अगर गलती से मार्केट इन लेवल्स पर नहीं रही, मंडे को शांति प्रदर्शन हो गए दोनों साइड से संडे वनडे में, या विदेशी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बोला कि भाई ठीक है अब शांत हो जाओ, हो गया जो होना था, तो उसके बाद मतलब मंडे को फिर ये लेवल नहीं मिलेंगे, तो फिर निफ्टी को ही कवर करना सबसे मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ ऐसी पोजीशन बता दीजिए जो कि लोगों को हेजिंग की केवल उतनी कॉस्ट लगे कि इंश्योरेंस जैसा ले रहे हैं, कि इंश्योरेंस 1 साल बाद अगर जिंदा रहे तो ठीक है, प्रीमियम गया वेस्ट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इतना नहीं कि लाइफ वेस्ट हो गई। प्रिफरेबली मैं कॉल पुट ऑप्शंस ना सजेस्ट करता नहीं हूँ, और अगर छोटे इन्वेस्टर्स है तो दे शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। 1-2 लाख पोर्टफोलियो तो लेट इट बी एज इट इज। मुझे लगता है कि थोड़े शॉर्ट टर्म में वो रिकवर भी हो जाएगा, बट एज ए प्रिंसिपल आई डोंट रिकमेंड कॉल एंड पुट ऑप्शंस। जी, आई होप कि अंशुल भाई भी जुड़ गए होंगे। पीसीआर टीम प्लीज़ अपडेट दे दें। चलिए अंशुल भाई आ रहे हैं। आजकल अंशुल भाई थोड़ा लेट हो जा रहे हैं क्लास में हमारे यहाँ पर। चलिए प्रशांत सर, कोई नहीं। प्रशांत सर एक चीज़ बताइए, ये जो इस समय जो आपको लग रहा है वल्नरेबल सेक्टर है, हमने बात की डिफेंस की कि डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, डिफेंस वाले शेयर वो डिफेंसिव हैं इस समय, डिफेंसिव एफएमसीजी भी है, क्या फार्मा भी है या और कोई भी है? आई थिंक फार्मा कैन बी कंसिडर। जिस तरीके से अभी यूएस और इंडिया का जो डील साइन होने वाला है आगे जाके बहुत शॉर्ट टर्म में, तो फार्मा और ऑटो में ज्यादा मुझे लगता है बेनिफिट आएगा। तो डिफेंसिव के हिसाब से फार्मा कैन बी बेटर पिक। इसमें अगर प्रीफर करना है तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज लुक्स गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सिप्ला, सन फार्मा, ये तीनों स्टॉक मुझे लार्ज कैप में एक अच्छे मोमेंटम में मिल रहे हैं। और अगर वेरी सून अगर ये ट्रेड डील हो जाता है यूएस और इंडिया के बीच में, तो दीज थ्री स्टॉक्स विल डू वेरी बेटर। डाउन साइड बहुत प्रोटेक्टेड है टाइम में। ठीक है सर, इसमें अगर हम देखें तो फार्मा के अलावा अगर मैं बोलूं एग्रेसिव सेक्टर, अगर मंडे को कुछ मेल मिलाप हो जाता है, शांति हो जाती है दोनों पक्षों में, तो क्या खरीदें? क्योंकि मंडे को आप मॉर्निंग में आपसे बात नहीं हो पाएगी। प्राइवेट बैंक्स खरीदें, कौन सा? आईसीआईसीआई, एक्सिस शुड बी प्रेफर्ड बैंक्स। अच्छा सर, कोई छोटे स्टॉक्स में बताइए ना। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक थोड़ा बड़ा हो जाता है।
फेडरल बैंक लुक्स गुड, प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहता हूँ बिकॉज अग्रेसिव मोमेंटम जब भी मार्केट में आता है तो आई थिंक प्राइवेट बैंक्स विल डू फर्स्ट नो मोमेंटम। तो फेडरल बैंक छोटा है, मतलब 185 189 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो फेडरल बैंक कैन बी प्रिफर्ड बेट फॉर इमीडिएट रिकवरी इन द मार्केट।